done. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। रिचार्ज कूपन और टॉपअप जैसे शब्दों से आप जरूर वाकिफ होंगे। जाहिर तौर पर ये दोनों शब्द मोबाइल रिचार्ज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों यही दोनों शब्द घूम रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री मुकेश सहनी के बीच रिचार्ज कूपन की सियासत खत्म नहीं हो रही। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों विधानसभा में मंत्री मुकेश सहनी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि आपके रिचार्ज की गारंटी नहीं है, अगली बार टॉपअप होगा या नहीं कोई नहीं बता सकता। और इस पर आज मुकेश सहनी ने जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। टॉक टाइम उनका खत्म हो गया। आपने जब बोले तो उनके रह के अंदर आत्मा में टीस आ रहा है कि टॉक टाइम हमें तक खत्म हो गया। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने हमें पूछा कि शॉर्ट टाइम के लिए आपका रिचार्ज हुआ है, उनके तो हमेशा 5 साल के लिए टॉक टाइम उनका खत्म हो गया, ये इनको नहीं पता है। तो इसलिए वो भी आने वाले समय में देखिए आपकी समस्या कहाँ है ना, देखिए जहां तक रिचार्ज की बात है, अपनी बात तो देखिए रिचार्ज की बात है तो हमको तो झारखंड से फोन आ जाता है कि आइए और बढ़िया से रिचार्ज हम करते हैं और रखते हैं, लेकिन हम जहां है वहां संतुष्ट है, हम मजबूती से हैं। नहीं, झारखंड मेरे पास सब डिटेल है, अब झारखंड से कहां है वो नहीं बताना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो दरअसल तेजस्वी ने मुकेश सहनी को क्यों कही थी रिचार्ज कूपन वाली बात, उसके पीछे की वजह और आरजेडी की खींच को समझने की जरूरत है। दरअसल आरजेडी अभी तक अपनी हार नहीं पचा पा रहा। बिहार की जनता ने एनडीए को अपना बहुमत दिया, लेकिन शुरू से ही आरजेडी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा है। स्पीकर के चुनाव के वक्त लालू प्रसाद की साजिश वाला ऑडियो वायरल हुआ था। बीजेपी विधायक राजकुमार पासवान ने फोन करने की बात कही थी और एक बार फिर मुकेश सहनी ने सदन में फोन की बात कही है। तो आरजेडी ने प्रलोभन देकर तोड़ने की कोशिश की थी। मुकेश सहनी का इशारा लालू प्रसाद की तरफ है, मतलब अभी भी विपक्ष की साजिश जारी है। विपक्ष का जो साजिश है वो जनादेश का अपमान है। तो ये मुकेश सहनी और तेजस्वी के बीच की बातचीत और अब जवाब और सवालों का जो दौर है वो टॉपअप तक पहुंच गया है। हालांकि भाषा कुछ दूसरी है, शब्दों का प्रयोग दूसरा है, लेकिन मतलब और मायने स्पष्ट हैं। बिहार समेत पूरे देश में गर्मी बढ़ने लगी है और गर्मी के बढ़ते ही अगलगी की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ने लगी। लिहाजा आपदा प्रबंधन ने इससे बचने के लिए पटना में अग्निशमन विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित किया और इसके जरिए लोगों को आग लगने की स्थिति में उससे लड़ने और बच निकलने की तकनीक समझाई गई। जब कहीं आग लग जाए, जब किसी की जान पर आग का खतरा हो, जब आग को रोकने के प्रयास नाकाफी साबित हो जाए, तो समाधान जागरूकता की शक्ल में मॉक ड्रिल के माध्यम से नजर आता है। पटना सिटी के बाजार समिति परिसर में अग्निशमन अधिकारियों के दस्ते और आग बुझाने के उपकरणों को उसी विपदा से निपटने के तौर पर रखा गया है। मकसद है लोगों को आग से निपटने के तौर तरीकों से वाकिफ कराना। अग्निशमन दस्ता और उनकी ड्रिल को लोग बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। वो इसलिए कि कभी भी जीवन में ये सीख काम आ सकती है। आग से बचना ही नहीं, आग में फंसे जिंदगी को बचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जरूरी है उन सभी दांव पेंच को सीखा जाए ताकि आप खुद एक फायर फाइटर साबित हो सके। बाजार समिति, कृषि उत्पादन बाजार समिति जो मुसल्लेपुर है, एक हॉट स्पॉट के रूप में हम लोग ने चिन्हित किया है जिला स्तर पर। और इसी को लेके कि क्या यहाँ पर जो जितने भी कर्मी हैं, जो काम करने वाले हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, सभी को ये जागरूकता, अग्नि के कांड ना हो, इसके प्रति जागरूक करना मॉक ड्रिल के माध्यम से किया जा रहा है। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही आग लगने और तबाही की खबर आनी शुरू हो गई है। इसलिए ऐसे आयोजनों से लोगों में जागरूकता तो आएगी ही, साथ ही आग से लड़ने और बचाने के उपायों पर जानकारी भी मिलेगी। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18, पटना सिटी।
तो गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबरें हम तक पहुंचती रहती हैं। और कल ही भागलपुर में पूरा गांव स्वाहा हो गया था। हर साल करोड़ों की संपत्ति खाक हो जाती है इस आग की चपेट में आने से। लिहाजा थोड़ी सी सावधानी विभीषिका को बचा सकती है, यानी कि जो आगे खतरा है उससे आप बच सकते हैं। और मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है? मॉक ड्रिल का मतलब होता है पूर्वाभ्यास। आपदा से निपटने की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है और मॉक ड्रिल में सामने आई गड़बड़ियों को दूर किया जाता है। चलिए अगली खबर कटिहार से, जहां सेना में बहाली को लेकर अभ्यर्थियों को कोरोना जांच कराकर रिपोर्ट सौंपनी है। इसके लिए खगड़िया सदर अस्पताल में अभ्यर्थी कोरोना की जांच कराने पहुंचे थे, लेकिन कुव्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। खगड़िया सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सेना में बहाली के लिए कोरोना जांच कराने पहुंचे अभ्यर्थियों ने कुव्यवस्था को लेकर हंगामा कर दिया। जानकारी के बावजूद सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। नतीजा, आम मरीज से लेकर महिलाएं और अभ्यर्थी तक सभी एक ही साथ लंबी कतार में खड़े होकर पर्ची कटा रहे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन समय निकलते देख अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। कोरोना रिपोर्ट लेने आए हैं। अच्छा, जांच करवा लियो? जी नहीं, अभी लाइन में लिए पर्ची कटेगा, उसके बाद रिपोर्ट देंगे। कहाँ के तुम लोग भर्ती करने को क्या मतलब? कटिहार रैली भर्ती में जाना है, इसीलिए हम लोग को देख रहे हैं कितना भीड़ देना पड़ रहा है सर। दरअसल कटिहार में सेना में बहाली होनी है और बहाली प्रक्रिया में शामिल होने से 48 घंटे पहले अभ्यर्थियों को कोरोना जांच की रिपोर्ट लेकर जाना है, जिसे लेकर कई जिलों के सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन भारी भीड़ और उससे निपटने के कोई उपाय नहीं होने पर अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे जाता है। जब आरओ कटिहार का रैली का नोटिफिकेशन आया कितना डेट को रैली होने वाला है, तो सदर अस्पताल में काउंटर पे सही से यहाँ कर्मचारी रहना चाहिए, 2 कर्मचारी रहना चाहिए। कहाँ व्यवस्था क्या है? एक काम कर रहा है, हो रहा है, बताइए कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ पे 2 घंटा लाइन लगे तब हुआ काम। अभ्यर्थियों की भीड़ और सदर अस्पताल में कुव्यवस्था से अलग अस्पताल में लचर व्यवस्था का दूसरा पहलू ये है कि लोग बीमारी का इलाज कराने की बजाय महामारी को दावत भी देते दिख रहे हैं, क्योंकि सदर अस्पताल पहुंचे लोगों में किसी के चेहरे पर न तो मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की ही कोई गुंजाइश दिखी। दिग्विजय, न्यूज़ 18, खगड़िया। चलिए इस भीड़ के बाद की कहानी। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट 24 घंटे में आती है, तो जाहिर है अभ्यर्थियों की संख्या के आगे व्यवस्था कम है और बहाली को देखते हुए प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए था, जो नहीं हो सका। अभ्यर्थी हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी का सवाल है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना कई जगहों पर सिर फिर से उठा रहा है। 15 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के आंकड़े सामने आए हैं, लिहाजा सावधानी जरूरी है, जो खगड़िया में देखने को मिली। और कोरोना जांच कराने पहुंचे बहुत की कम संख्या में अभ्यर्थियों के चेहरे पर मास्क हमें नजर आए। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी पर राहुल गांधी के बयान पर सियासत में बवाल मचा है। कांग्रेस बैकफुट पर है और राहुल गांधी के बयान पर सीएम नीतीश ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि जनता ने चुनाव में इसका जवाब दिया था। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने इमरजेंसी को गलत माना, यह उनका विचार है। इमरजेंसी के नाम पर लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, ये सबको मालूम है। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में फिर तो देश की जनता ने बता ही दिया था किस तरह से उनको पराजित किया और पहली बार जीत करके के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में और जेपी के विचार से ही सब पार्टियां एक संग मर्ज की थी और जनता पार्टी जो बनी और उस समय जो जीत हुई थी, तो ये सबको मालूम है। लेकिन अगर आज उन्होंने कहा है राहुल जी ने, तो ये उनका विचार है। तो राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलत ठहराकर सनसनी पैदा कर दी। जानना जरूरी है कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को देश के लिए काला अध्याय क्यों कहा जाता है। तो इमरजेंसी में जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थापित कर दिया गया था। मीडिया को कुछ भी बोलने या फिर लिखने की आजादी नहीं थी। सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था।
पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया गया था। 62 लाख पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। इंदिरा की सरकार के खिलाफ जेपी की लड़ाई मुकाम तक पहुंची। इंदिरा सरकार को सिंहासन छोड़ना पड़ा और 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गई। तो ये उस समय की पूरी डिटेल हम आपको बता रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यह कि बिहार सरकार की तरफ से ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की गई है। पोर्टल पर राज्य के नागरिकों को घर बैठे जाति, निवास, आय आदि की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं और इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। बिहार के किसी भी कोने से लोग सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये तस्वीरें हैं पूर्णिया की, जहां इन दिनों चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आरटीपीएस काउंटर पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर भावी उम्मीदवार पहले से ही चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर रख रहे हैं, जिन्हें लेकर लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। एक ही काउंटर होने की वजह से महिला और पुरुषों की लंबी कतार है। कई युवा नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन सबकी परेशानी यही है कि समय ज्यादा लग रहा है। जी, मैं बैंक में जॉब हुआ है पीओ में, तो ट्रैक्टर चाहिए उसमें, तो आई हूँ। सुबह 8 बजे से लगी हुई हूँ अभी लाइन में, अभी तक तो नहीं हुआ है। एक ही काउंटर है? हाँ, एक ही काउंटर है, जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग नहीं है काउंटर। चुनाव इसके लिए, चुनाव करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। कब से लाइन में खड़ा है? 8 बजे से। क्या परेशानी हो रही? परेशानी तो हो रही है सर। क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए हैं, कोई चुनाव के मकसद से आया है तो कोई जॉब के मकसद से, और यहाँ पे एक ही काउंटर होने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों की मांग है कि यहाँ काउंटर बढ़े ताकि जल्दी से जल्दी उनका काम हो सके। गया के सिविल लाइंस थाना परिसर में एक कमरे में आरटीपीएस काउंटर खोला गया है। यहाँ सुबह 3 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं और देर शाम तक ये सिलसिला जारी रहता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक तरफ पंचायत के सभी सीटों के लिए महिला पुरुष लाइन में लगे हैं, दूसरी तरफ युवा छात्र जो बहाली को लेकर प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे हैं। सबकी एक ही शिकायत है कि किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र एक काउंटर के भरोसे सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ पालन नहीं हो रहा। डुमरे थाना से। किस चीज के लिए आए हैं? मुखिया हाँ। किस लिए क्या मांगता है यहाँ पर? आचरण कर। कब से लगे हुए हैं आप? 3 बजे भोर में। सुबह में। आप किस लिए आए यहाँ पर? सेना भर्ती के लिए, आचरण बनाने के लिए। कब से लगे हुए लाइन में आप? बहुत सवेरे से आए हैं। लमसम 2 बजे आए थे यहाँ पे। 2 बजे से लगे हुए हैं? यस। इतना लेट भी हो रहा है? इतना लेट हो रहा है कारण 10:30 बजे हो रहा है, इसलिए बहुत जरा सवेरे जरा करना चाहिए जरा, इस कारण से हैं हम लोग। काउंटर एक ही कारण, इसीलिए 4 बजे से लगल हैं लाइन में। लसालपुर से आए हैं, बीतो शरीफ से, लसालपुर पंचायत से आए हैं। आदम न पानी पिए हैं अभी न खाना खाए हैं, खाली खड़े हैं, अभी काम नहीं को हुआ है। पंचायत चुनाव से जुड़े लोग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो आचरण प्रमाण पत्र बना रही है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है, जो युवा है, वो नौकरी पाने के लिए वो आचरण प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर छोटे जगह पर काफ़ी लोग दिक्कत हो रही है। इसे कहीं कम से कम पुलिस लाइन में एरिया में उसको शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर सभी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। सासाराम में खुले आरटीपीएस काउंटर का हाल भी कुछ अलग नहीं। लोगों की भीड़ सुबह से देखी जा रही है। हर दिन आवेदक बवाल करते हैं। खासकर आचरण प्रमाण पत्र, जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए मारामारी है। पंचायत चुनाव के भावी उम्मीदवारों की भीड़ है। वहीं राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म जमा करने वालों की भी भीड़ आरटीपीएस काउंटर पर उमड़ रही है।
हम तो 3 दिन से आ रहे हैं यहाँ पर, मैडम वापस भेज दे रही है, बुधवार को आइएगा, लेकिन बुधवार को भी आए तो देखिए बंद है, मैडम भाग जा रही है उधर, अंदर जाकर बैठी है आराम से। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार राम पड़ेगा। देखिए क्या करवाने आए हैं आप? हमारा राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। राशन कार्ड का नहीं जमा हुआ तो दूसरा कागज तो उन लोग को लेना चाहिए। जी जी। तो वो काहे नहीं ले रही है? अच्छा। तो पहले बात समझिए, किसी का तबीयत खराब है, क्या है, लाइन में लगा है, तबीयत खराब होते हुए कितना इन लोगों के सामने कई समस्याएं हैं। तो ये आरटीपीएस काउंटर की ये स्थिति है और जिले के तमाम आरटीपीएस काउंटर पर अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार के नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लोगों को सुविधा हो इसका ख्याल करके सरकार ने ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की, लेकिन जानकारी का अभाव कहें या संसाधनों की कमी, लोग आरटीपीएस सेंटर पर पहुंच रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ रही है। खासकर आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ज्यादा लोग प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर जगह हो हंगामे की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार। और चलिए एक बड़ी खबर की हम बात करते हैं कि आखिर बड़ी खबर के पीछे का सच क्या है। कोसी सीमांचल वासियों के लिए एक बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं कोसी मेची परियोजना के बारे में, जो मध्य प्रदेश की केन बेतवा रिवर लिंकेज परियोजना के बाद देश की दूसरी रिवर लिंकेज परियोजना है, जिस पर 4,900 करोड़ रुपए की लागत के साथ 5 साल में पूरी होने की संभावना है। और इससे सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में सिंचाई की व्यवस्था होगी। 72 किलोमीटर नहर के माध्यम से कोसी को किशनगंज में मेची बेसिन के साथ जोड़ा जाएगा। तो केंद्र के सभी विभागों से इसे हरी झंडी मिल गई है। एक जानकारी के मुताबिक सीमांचल के सभी जिलों तक पानी पहुंचाया जा सकेगा। ये परियोजना की जो हम प्लस पॉइंट्स हैं वो हम बता रहे हैं। 4900 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। 5 साल में परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी मेची परियोजना को मंजूरी दी गई है। कोसी मेची परियोजना राष्ट्रीय योजना में शामिल कर ली गई है। चलिए एक बड़ी जानकारी हमने आपको दी है और कोसी मेची परियोजना से सीमांचल को फायदा होगा, ये पहली बात है। हम आपको बता रहे हैं फायदा कहां होगा, तो सीमांचल में फायदा होगा। सीमांचल के जो क्षेत्र हैं वहां फायदा होगा। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद लागत का 90% भाग केंद्र देगा, 10% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। बड़ी बात यह है कि सीमांचल के सभी जिलों तक पानी का पहुंचना है, पानी पहुंचाया जाएगा। कृषि का विकास होगा, कृषि के विकास के तहत लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाका विकसित हो जाएगा। तो इसके सारे प्लस पॉइंट हमने आपको बताया। झारखंड विधानसभा की बात करते हैं। आज साल 2021-22 का बजट पेश हुआ और इस बार के बजट में युवा, किसान और ग्रामीण विकास पर खास जोर दिया गया। पिछले साल के बजट में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 525 करोड़ रुपए लॉट किए गए हैं। झारखंड के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सरकार की ओर से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में पेश किया। हालांकि इस दौरान सदन में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही संकेत दिए थे कि इस बार के बजट में हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में पेश हुए बजट में कृषि, मनरेगा से जुड़ी योजनाओं और अन्नदाता पर विशेष ध्यान दिया गया। झारखंड में इस बार 91,277 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल से 4,893 करोड़ रुपए ज्यादा है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में 18,653 करोड़ का प्रावधान किया गया, जबकि मनरेगा की मजदूरी में 31 रुपए की बढ़ोतरी की गई। मनरेगा की राशि अब 194 रुपए से बढ़कर 225 रुपए हो गई है। विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है। कृषि ऋण माफी के लिए सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसान सर्विस सेंटर की स्थापना का ऐलान भी किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग यह हेतु समेकित रूप से लगभग 18,000
653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।